संविधान के पिछले क्लास में हमने पंचायती राज में अनुच्छेद नंबर कहाँ तक पढ़ लिया था, 243C तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे और बात करेंगे हम किसका, अनुच्छेद नंबर 243D का। अनुच्छेद नंबर 243D में पंचायतों में आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 243D है वो किसके बारे में बताया गया है, पंचायतों में आरक्षण के बारे में बताया गया है। और संविधान में आरक्षण के लिए लिखा गया है कि जो भी पंचायती राज होगा, पंचायती राज का जो भी स्तर होगा उसमें एसटी एससी को आरक्षण, एसटी और एससी को आरक्षण जो है वो जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा। जितनी जनसंख्या है ना, जहां हम एससी बहुल्य क्षेत्र है वहां एससी को आरक्षण देंगे, जहां एसटी बहुल क्षेत्र है वहां पर एसटी, मतलब जनसंख्या के आधार पर ही एसटी और एससी को आरक्षण मिलेगा। साथ ही संविधान में कहा गया है कि पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण अनिवार्य होगा, है ना। संविधान में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण कितना रिजर्व किया गया है, 1/3 रिजर्व किया गया है। लेकिन पंचायती राज जो है वो राज्य का विषय है, जिस पर राज्य जो है अपने हिसाब से क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1/2 यानी कि कितना 50% या 50% क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है बोलेगा तो 50% या 1/2। लेकिन महिलाओं के लिए संविधान में पंचायती राज में क्या आरक्षण दिया गया है, तो संविधान में 1/3 आरक्षण लिखा हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा जो ओबीसी को आरक्षण है वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा दिया जाएगा, और ओबीसी को आरक्षण देना ना देना ये राज्य के ऊपर है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी को आरक्षण नहीं, आरक्षण है ना, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को क्या है, आरक्षण है। ठीक है, तो इस तरह ओबीसी के आरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है। ये विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि ओबीसी को आरक्षण देना है कि नहीं देना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। और पंचायती राज में जो आरक्षण है वो कैसे होता है, चक्रा है ना, चक्र में होता है ना, यानी चक्र क्रमानुसार होता है। तो जो पंचायती राज में आरक्षण है वो कैसे होता है, चक्र क्रमानुसार होता है, चक्रानुक्रम में होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने अनुच्छेद नंबर 243D से जाना कि पंचायतों में आरक्षण कैसा है। आरक्षण तो एसटी एससी को आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से है, महिलाओं को आरक्षण जो है 1/3 है संविधान में, लेकिन आरक्षण जो है राज्य अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1/2 या 50% का आरक्षण है। ओबीसी के आरक्षण को संविधान में नहीं बताया गया है, ये राज्य के विधान मंडल के निर्देशानुसार होगा। जो छत्तीसगढ़ में क्या है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। और जो भी आरक्षण है वो कैसा होता है, चक्रानुक्रम में होता है, चक्र के अनुसार से चलता है। तो चक्री क्रम में जो है आरक्षण होता है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243D के बाद बात करेंगे ई का। तो 243E में है निर्हरता अवधि, क्या है, अवधि, पंचायतों की अवधि, है ना। 243E में क्या है, अवधि। अवधि का मतलब कार्यकाल, कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। तो यहां पर लिखा गया है संविधान में कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, है ना। संविधान में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में क्या लिखा गया है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। यदि कोई पद या कोई पंचायत जो है बीच में विघटित हो जाती, मान लो कोई सरपंच बना, है ना, सरपंच बना, उसके बाद उसकी क्या हो गई, साल 1.5 साल बाद मृत्यु हो गई, तो अगला जो सरपंच का चुनाव होगा वो 6 माह के अंतर्गत होगा, है ना। अगला जो चुनाव है जिसको हम लोग उपचुनाव बोलते हैं, तो उपचुनाव जो है वो 6 महीने के अंतर्गत होना जरूरी है। और जो नया सरपंच बन के आएगा या जो नया पद में आएगा, है ना, पंचायती राज का कोई भी पद है ना, पंच है, सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला सदस्य है, अगर वो खाली हो जाता है तो उसका चुनाव कितने महीने के अंतर्गत होना चाहिए, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और जो नया बन के आता है वो अपने पूरे कार्यकाल के नहीं, बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। जैसे समझते हैं इसको, मान लो 2020 में चुनाव हुआ सरपंच का, है ना, और ये जो है 2 साल बाद यानी कि 2022 में इसका मृत्यु हो गया। तो नया जो सरपंच का चुनाव है वो कितने महीने बाद होना चाहिए, कितने महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और जो नया सरपंच बन के आएगा वो बचे हुए कार्यकाल यानी कि 2025 तक ही रहेगा, है ना। 2020 से 2025 तक का ये कार्यकाल था, 2022 में खत्म हो गया, अब नया आया है तो वो सिर्फ केवल कितने साल के लिए आएगा, 3 साल के लिए आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये है पंचायतों की अवधि, जो कि होता है अधिकतम 5 वर्ष। अगर बीच में किसी कारण से ये खाली हो जाता है तो इसको हम कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर का चुनाव कराते हैं। और जो आता है नया वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 243F का।
अनुच्छेद नंबर 243F, इसमें लिखा है निर्हरताएं। निर्हरताएं यानी कि अयोग्यता, कि कैसे कोई व्यक्ति जो है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, उम्मीदवार बनने के लिए क्या हो सकता है, अयोग्य हो सकता है, उसको अनुच्छेद नंबर 243F में बताया गया है ना। तो इसमें बताया गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र का, है ना, न्यूनतम आयु उसमें कितना दिया है, 21। तो 21 वर्ष जो कम उम्र का है वो पंचायती राज या पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए क्या है, अयोग्य है। यानी आपको पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा। 21 से कम उम्र के लोग जो है इसमें क्या है, अयोग्य है। इसके अलावा बताया गया है कि इसके अलावा जो पंचायती राज है, पंचायती राज, इससे संबंधित निर्हरताओं के बारे में राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो अलग अलग राज्यों में पंचायती राज के लिए क्या है, अलग अलग कानून है ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कानून है कि 21 वर्ष तो जरूरी है, लेकिन अगर 30 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ता है और वो अनपढ़ है ना, अपना निरक्षर है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 21 से 30 वर्ष के बीच का व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है तो उसका साक्षर होना जरूरी है। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या है, नियम है ना। यानी छत्तीसगढ़ के पंचायती राज की निर्भरता के बारे में देखें तो 21 से 30 साल, 21 से अगर 30 साल तो उसे क्या होना चाहिए, शिक्षित होना जरूरी है। और 30 वर्ष से अधिक उम्र का लड़ता है तो अशिक्षित होगा तो भी चलेगा, अशिक्षित होगा तो भी चलेगा। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या है, पंचायती राज के लिए निर्भरता दिया गया है। ठीक है, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, क्लियर है, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। किसी भी पंचायत में राशि बकाया नहीं होना चाहिए, और बकाया है तो 30 दिन के अंदर उसे जमा करना होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, और जमा नहीं किया 30 दिन के अंदर तो अपात्र घोषित हो जाएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ये पंचायती राज के लिए नियम है कि यदि पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो और पंचायत में किसी तरह का नल का या किसी भी तरह का पैसा बकाया है आपका और आपको भर रहे हो, है ना, आपने उम्मीदवारी अपना दिया है और 30 दिन के अंदर आप वो बकाया राशि नहीं भरते हो तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर न्यायालय में कोई अपराधी ठहरा दिया गया हो और 6 महीने से अधिक का क्या हो गया हो, सजा हो, तो अधिक का 6 महीने से अधिक का सजा होता है तो जिस दिन उसका सजा खत्म होगा उसके 5 वर्ष तक वो क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। 6 महीने से कम का सजा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 6 महीने से अधिक का क्या हो गया, सजा हो गया, तो 5 वर्ष तक वो किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है। सजा खत्म होने के 5 वर्ष बाद ही वो क्या लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा कि अगर कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है लेकिन 1 साल के अंतर्गत अपने घर में शौचालय नहीं बनवाता है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, वो भी अपात्र घोषित हो जाएगा। तो इस तरह हम ये जानते हैं कि निर्भरता के बारे में, पंचायती राज की निर्भरता के बारे में विधानमंडल क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, और हमारे छत्तीसगढ़ के विधानमंडल ने इस तरह का कानून बनाए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्भरताओं के बारे में कानून बना सकता है कौन, राज्य का विधानमंडल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 जी का। अनुच्छेद नंबर 243 जी में लिखा है शक्ति, पंचायतों की शक्ति। तो हमने देखा पहले क्लास में, पंचायती राज के पहले क्लास में, कि जब पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया और उसके लिए एक अनुसूची लगाया गया था, अनुसूची नंबर 11, है ना, और उसमें पंचायती राज को कितने विषय दिए गए थे, 29 विषय दिए गए थे। उन 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, पंचायती राज के पास है। क्लियर है। तो पंचायती राज की शक्ति 243 जी में है, जिसमें लिखा है कि अनुच्छेद नंबर 11 में जो 29 विषय है उस पर वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना सकता है, उस पर वो काम कर सकता है। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 243 जी में। तो है ना, तो यहाँ पर पंचायती राज की शक्ति के बारे में बताया गया है कि पंचायत के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो है 29 विषय जो अनुसूची नंबर 11 में लिखा है उस पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना सकता है कौन, पंचायती राज। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 243 जी के तहत। अब बात करते हैं 243 एच का। तो अनुच्छेद नंबर 243 एच में लिखा है कर, कि पंचायती राज जो है इन 29 विषयों पर कर आरोपित कर सकता है, या पंचायती राज किन किन विषयों पर क्या कर सकता है, कर लगा सकता है ना। जैसे पंचायत में बाजार लग रहा है तो उस बाजार पर कर ले सकता है। यदि पंचायती राज ने कहीं दुकान ओपन किया है उसको टैक्स पे दे सकता है। तो ऐसा विभिन्न प्रकार के कर आरोपित करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 243 एच के तहत मिलता है किसको, पंचायती राज को। तो पंचायती राज को कर आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलता है,
243 एच के तहत मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 आई, इसमें है वित्त आयोग। पंचायत के लिए वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग, इसको क्या बोल सकते हैं, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, देखो जैसे केंद्र में होता है एक वित्त आयोग, जो केंद्र में टैक्स प्राप्त होता है उसको केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जो राज्य को प्राप्त जो आय होगा, राज्य को प्राप्त जो आय होगा उसको ये क्या करेगा, राज्य और पंचायती राज के बीच क्या करेगा, स्थानीय निकायों के बीच अनुदान का क्या करेगा, बंटवारा करेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य होगा। जो राज्य वित्त आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, सदस्य होगा, है ना। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य होगा। और ये राज्य वित्त आयोग जो है राज्य और जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब में जो है अनुदान राशि का क्या करेगा, बंटवारा करने का काम करेगा। और प्रत्येक 5 साल में राज्यपाल जो है इस राज्य वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। क्लियर है। तो राज्य वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 243 आई में है, जिसका गठन राज्यपाल करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। और ये राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है कि राज्य के पास जो अनुदान राशि आती है उसका राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बंटवारा करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 जे का। अनुच्छेद नंबर 243 जे में है समीक्षा, वार्षिक समीक्षा, है ना, वार्षिक समीक्षा। वार्षिक समीक्षा का मतलब यह है कि भाई हमको आय प्राप्त हो रहा है, हम उसमें खर्च कर रहे हैं, है ना। आय जो है हमको किसी भी तरह से प्राप्त हो सकता है, हमको टैक्स के रूप में प्राप्त हो सकता है, हमको राज्य से मिल गया, है ना, पैसा मिल गया किसी से, तो हम उसमें क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो जो आय और व्यय है उसी के जांच को ही क्या कहा जाता है, आपका समीक्षा, है ना, या लेखा समपरीक्षा, है ना, लेखा समपरीक्षा, लेखा समपरीक्षा। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पंचायतों में भी आय और व्यय का वार्षिक जो लेखा परीक्षण होता है ना, वार्षिक लेखा परीक्षण होता है, उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, समीक्षा, है ना। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद नंबर 243 जे के तहत होता है ना। तो वार्षिक समीक्षा जो है, ये संपरीक्षा जो है, ये किस प्रकार से होता है, तो ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक होता है वार्षिक समलेखा परीक्षा, दूसरा होता है विशेष लेखा परीक्षा, और तीसरा होता है सामाजिक, है ना, तीसरा क्या होता है, सामाजिक मूल्यांकन। तीसरा क्या होता है, सामाजिक मूल्यांकन। तो ये 3 होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखो, साल में एक बार पंचायत के हर स्तर के आय और व्यय का जो जांच करता है ना, उसी को कहते हैं वार्षिक लेखा परीक्षण। उसी को क्या कहते हैं, वार्षिक लेखा परीक्षण। कि साल में एक बार जो है किसी भी पंचायत निकाय के आय और व्यय का पूरा जांच किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वार्षिक लेखा परीक्षण। ठीक। अब ये लेखा जो परीक्षण करता है, ये एक अधिकारी होता है जिसका नाम क्या होता है, समपरीक्षक। ये जो जांच करते हैं उसका नाम क्या होता है, समपरीक्षक। क्या होता है, समपरीक्षक। लेखा समपरीक्षक जो अधिकारी होता है वो जांच करता है, तो उसके अंतर्गत और कर्मचारी होते हैं। वो बिना किसी को बताए, बिना पंचायत को बताए जाकर अचानक से पंचायत के आय और व्यय का जांच करते हैं, बिना सूचना दिए। अचानक बिना किसी सूचना के समपरीक्षक या उसका कोई अधिकारी जाकर पंचायत के आय और व्यय का जांच करता है, वो क्या कहलाता है, विशेष लेखा परीक्षण, है ना, विशेष लेखा परीक्षण। ठीक है। देखो, ये जो वार्षिक लेखा परीक्षण है, ये पंचायत में होना अनिवार्य है ना। चाहे भारत देश के किसी भी राज्य का पंचायत हो, वार्षिक लेखा परीक्षण होना अनिवार्य है कि साल में एक बार पंचायत के हर स्तर का आय और व्यय का क्या होगा, परीक्षण होगा। लेकिन विशेष लेखा परीक्षण जो है ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि इसको लागू करना है, जांच चालू करना है कि नहीं करना है ना। तो छत्तीसगढ़ में ये 2010 से चालू है। छत्तीसगढ़ में कब से चालू है, 2010 से चालू है। यानी लेखा संपरीक्षक का जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो अचानक किसी भी पंचायत में जाकर बिना सूचना के उसका जांच कर सकता है। उसी को क्या कहते हैं, विशेष लेखा परीक्षण। क्लियर है। आगे चले। उसके बाद है सामाजिक मूल्यांकन। सामाजिक मूल्यांकन में आय और व्यय को न देखकर
उस पंचायत में हुए विकास को देखा जाता है, कार्यों की जांच की जाती है कि हाँ भाई सड़क बना है कि नहीं बना है, नल पानी अच्छा व्यवस्था है कि नहीं है। तो अच्छा व्यवस्था है तो अच्छा मूल्यांकन होगा, और नहीं बना है वही सड़क जो है पूरा गड्ढे वड्ढे है तो वो क्या होगा, खराब मूल्यांकन होगा। तो इस तरह कार्यों के आधार पर भी हर साल जो है मूल्यांकन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्यांकन। और ये भी छत्तीसगढ़ में 2010 से क्या है, चालू है। क्लियर है। तो इस तरह पंचायती राज में पंचायत के हर स्तर का परीक्षण किया जाता है अनुच्छेद नंबर 243 के से जे से। आगे बढ़े 243 के, अनुच्छेद नंबर 243 के, यहां पे लिख देता हूं अनुच्छेद नंबर 243 के, इसमें है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे आगे अभी भाग 15 में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो जितने भी पंचायत स्तर के चुनाव हैं, पंच का चुनाव, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला सदस्य का, तो उनको चुनाव कराने के लिए एक आयोग चाहिए। तो उस निर्वाचन आयोग को, राज्य के निर्वाचन आयोग को कौन गठित करता है, राष्ट्र, है ना। इसको राज्य निर्वाचन आयोग के लिए राज्यपाल जो है एक सदस्य को क्या करता है, निर्वाचित करता है। तो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए राज्यपाल जो है एक सदस्य क्या बनाता है, निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग कितना सदस्य होता है, एक सदस्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग कितना सदस्य होता है, एक सदस्य होता है, और उसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है स्थानीय निकायों का क्या होता है, चुनाव होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 के। अनुच्छेद नंबर 243 के बाद क्या आएगा, एल। इसमें यह लिखा है कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, देखो राज्य का विधानमंडल जो है ये फैसला कि सभी राज्यों में जो है क्या लागू होगा, पंचायती राज लागू होगा। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वो पंचायती राज को लागू करेगा कि नहीं करेगा, ये अनुच्छेद नंबर 243 ए में लिखा है। और ये अधिकार दिया गया है किसको, राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है पंचायती राज को लागू करना है कि नहीं करना है, इस अधिनियम के उपबंधों को इस राज्य में लागू करना है कि नहीं करना है। देखो पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा मिला, यानी सभी राज्यों में पंचायती राज को लागू करना क्या है, अनिवार्य है। वो राज्य भला पंचायती राज के लिए अलग अलग क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन पंचायती राज को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना है कि नहीं करना है, ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के तहत किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज को लागू करे कि ना करे। क्लियर है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 एम का। अनुच्छेद नंबर 243 एम, इसमें लिखा गया है कि कुछ भाग जो है ना, इस भाग का, इस भाग में देखो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6, इसमें कुछ जनजाति है क्षेत्र है ना, और क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, और एक क्या है, जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इस पंचायती राज के उपबंध को लागू करना है कि नहीं करना है, ये अनुच्छेद नंबर 243 किसमें लिखा है, एम में लिखा है ना। और ये बताया गया है कि उन क्षेत्रों में, अनुच्छेद नंबर 243 में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और एक कौन सा है, जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में ये उपबंध जो है लागू नहीं होगा, ऐसा बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 243 एम में। तो 243 एम से पता चलता है कि इस भाग के उपबंध कुछ क्षेत्रों में, यानी कि अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 में जो क्षेत्र वर्णित है उन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। तो अनुसूची नंबर 5 और 6 में किन क्षेत्रों का वर्णन है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। तो ये जान सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधी कोई भी उपबंध लागू नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 243 एन। अनुच्छेद नंबर 243 एन, अनुच्छेद नंबर 243 एन में लिखा हुआ है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी कि जो भी कानून पंचायती राज के लिए बना हुआ है, जो विद्यमान है, वो अनुच्छेद नंबर 243 एन के तहत जो है संरक्षित है, वो हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा, ऐसा बोला गया है। और बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 ओ का। अनुच्छेद नंबर 243 ओ में लिखा गया है जो भी पंचायत का निर्वाचन होगा, है ना, पंचायत संबंधी जो भी चुनाव होगा उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी न्यायालय का हस्तक्षेप
न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 243 ओ में बताया गया है ना, कि जो भी अगर पंचायती राज का क्या हो गया, चुनाव हो रहा है ना, और पंचायती राज का चुनाव हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गया तो वो न्यायालय नहीं जा सकता। लेकिन गड़बड़ी हो गया तो शिकायत करना नहीं, भाई कहीं कुछ भी गड़बड़ है तो न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन कहाँ जा सकते हैं, तो इसको बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत है ना, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई मामला, पंच और सरपंच के चुनाव में कोई मामला गड़बड़ होता है तो तुम शिकायत कर सकते हो किससे, अनुविभागीय अधिकारी से, अनुविभागीय अधिकारी से, अनुविभागीय अधिकारी से आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। यदि कहाँ होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आप किससे शिकायत कर सकते हो, एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत कर सकते हो। यदि जनपद पंचायत के चुनाव में किसी भी प्रकार का, जनपद पंचायत के चुनाव में किसी भी प्रकार का क्या होता है, शिकायत होता है जनपद पंचायत का, तो आप जो है इसका शिकायत कर सकते हो किससे, कलेक्टर से। जनपद का सदस्य का चुनाव में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है तो किससे शिकायत कर सकते हैं, कलेक्टर से शिकायत कर सकते हैं। और जिला पंचायत का अगर चुनाव में गड़बड़ी लगता है जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत वाला जा सकता है कहां पर, सहायक पंचायत अधिकारी है ना, संचालक पंचायत अधिकारी, संचालक पंचायत अधिकारी के पास जा सकता है। तो संचालक पंचायत अधिकारी के पास जा सकता है, लेकिन न्यायालय नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो अगर पंचायती राज के किसी भी स्तर के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, ऐसा अनुच्छेद नंबर 243 ओ कहता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप शिकायत कर सकते हो। जैसे ग्राम पंचायत के संबंधित कोई गड़बड़ी है तो अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत कर सकते हो। जनपद पंचायत के चुनाव में कोई गड़बड़ी महसूस होती है तो आप कलेक्टर से शिकायत कर सकते हो। और जिला पंचायत के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कहां कर सकते हो, संचालक पंचायत अधिकारी से क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया अनुच्छेद जो कि पंचायती राज के लिए अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेकर 243 कहां तक है, ओ तक है। लेकिन छत्तीसगढ़ या राज्य जो है अपना अपना क्या बनाता है, पंचायती राज के लिए अधिनियम बनाया है। उन अधिनियमों में इन लोगों के लिए जो पंचायती राज के पद के हैं, सरपंच है, पंच है, उन लोगों के लिए कुछ और नियम, जैसे उन लोग शपथ कौन दिलाएगा, उन लोग त्याग पत्र किसको देंगे, तो एक एक करके उसको भी देखते हैं। पंचायत में रचना कैसे होगी, गठन कैसे होगा, ये लोग कैसे चुन के आएंगे, ये सब हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब ये चुन के आएंगे तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ के बारे में लिखा है कि जो निर्वाचन आयोग से जो चुन के आ रहेगा अधिकारी, वही अधिकारी जो है क्या करेगा, इनको शपथ दिलाएगा। या ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है पंचायत के हर व्यक्ति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है ना। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य जब चुन के आता है तो जो निर्वाचन आयोग जिन सदस्यों को चुनता है कि तुम शपथ दिलाना, ऐसा करके वो व्यक्ति क्या करता है, शपथ दे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इनके त्याग पत्र की, कि यदि इनको अपना पद छोड़ना है ना, किसको पद छोड़ना है, पंच को छोड़ना है ना, पंच को अपना पद छोड़ना है, उप सरपंच को अपना पद छोड़ना है, उप सरपंच को, सरपंच को, जनपद पंचायत सदस्य को, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को, जनपद पंचायत अध्यक्ष को, है ना, और इसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को और जिला पंचायत के अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना है। तो वो किसको जो है त्यागपत्र देगा, है ना। तो देखो, पंच अगर अपना पद छोड़ना चाहता है, पंच अगर अपना पद छोड़ना चाहता है, उप सरपंच अपना पद छोड़ना चाहता है, तो ये दोनों जो है अपना त्यागपत्र देंगे किसको, सरपंच को। पंच और सरपंच जो है अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र किसको देंगे, सरपंच। और अगर सरपंच ही अपना पद छोड़ना चाहे तो ये जो है अपना त्यागपत्र देता है संचालक पंचायत अधिकारी को। संचालक पंचायत अधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है, संचालक पंचायत अधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है कौन, सरपंच। क्लियर है? जनपद पंचायत का सदस्य और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ये दोनों अपना त्यागपत्र देते हैं किसको, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। किसको देते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन जनपद पंचायत के अध्यक्ष को ही, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देना रहता है, तो ये अपना त्यागपत्र देता है किसको, कलेक्टर को। जनपद पंचायत का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, कलेक्टर को देता है।
जिला पंचायत का सदस्य और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष ये त्याग पत्र देता है जिला पंचायत के अध्यक्ष को। जिला पंचायत के किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। लेकिन जब जिला पंचायत के अध्यक्ष को ही त्याग पत्र देना रहता है तो ये संभाग आयुक्त को त्याग पत्र देता है। किसको त्याग पत्र देता है? संभाग आयुक्त को त्याग पत्र देता है। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी पंचायत का पद अगर त्याग पत्र देता है तो देख लेते हैं कि पंच और उप सरपंच किसको त्याग पत्र देते हैं? सरपंच को। सरपंच किसको त्याग पत्र देता है? संचालक पंचायत अधिकारी को। जनपद पंचायत का सदस्य या जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? अध्यक्ष को। जनपद पंचायत का अध्यक्ष किसको देता है? कलेक्टर को। और जिला पंचायत का सदस्य और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना रहता है तो किसको देता है? अध्यक्ष को। और जिला पंचायत का अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? संभाग के आयुक्त को। ये अगर अपने मन से पद छोड़ना चाहे तब, है ना, ये अपने मन से पद छोड़ना चाहे तब। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई एक जो है अपना क्या कर रहा है? शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है ना, उसका काम सही नहीं चल रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इनके हटाने की प्रक्रिया कैसे रहती है? ध्यान से सुनेंगे। यदि पंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, पंच, ठीक है, पंच का बात है, जनपद पंचायत सदस्य और किसकी बात कर रहा हूं? जिला पंचायत सदस्य, इनको अगर हटाना है इनके पद से तो जितने भी लोग हैं उनके 1/3 सदस्य, उनके 1/3 सदस्य अगर शिकायत करते हैं, अगर क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, तो उनको पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। उनसे पद को क्या किया जाएगा? हटा दिया। किसको किसको बोल रहा हूं मैं? पंच को, जनपद पंचायत सदस्य को, और एक किसको बोल रहा हूं? जिला पंचायत सदस्य। इन तीनों को हटाना है तो कितने सदस्य शिकायत करेंगे? 1/3 सदस्य शिकायत करेंगे। शिकायत तो किससे शिकायत करेंगे? तो पंच के लिए शिकायत करना है किससे? अनुविभागीय अधिकारी से। पंच के लिए किससे शिकायत करना है? अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम बोलते हैं इसी को, है ना। तो अगर पंच को हटाना है, किसी पंच को हटाना है ना, तो पंच है, पंच को हटाना है तो मान लो आपके पंचायत में 10 पंच है। कितने पंच है? 10, है ना। तो 10 पंच है, 10 का 1/3 कितना होगा? लगभग 4, 3.3 आएगा ना, तो 4। ये 4 लोग जाकर किसी पंच के खिलाफ शिकायत करेंगे। किसको? अनुविभागीय अधिकारी को। तो 4 पंच के शिकायत से जिस पंच के खिलाफ शिकायत हो रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसी तरह जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर को शिकायत करना पड़ेगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर को, और जनपद पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर को, और जिला पंचायत सदस्य के लिए संचालक पंचायत अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? शिकायत करना पड़ेगा। संचालक पंचायत अधिकारी, इनके लिए किसी भी प्रकार के विश्वास पत्र लाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो पंच को हटाना है, सरपंच को हटाना है या जिला पंचायत सदस्य को हटाना है तो सीधा कितना सदस्य? 1/3 सदस्य जो है शिकायत करेंगे। पंच के लिए किससे शिकायत करेंगे? अनुविभागीय अधिकारी से। जनपद पंचायत के लिए किससे शिकायत करेंगे? कलेक्टर से। और जिला पंचायत सदस्य के लिए किससे शिकायत करेंगे? संचालक पंचायत अधिकारी से। ठीक, इसके अलावा सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष, इनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? ठीक है, तो यहां पर देखो, पंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनको हटाने के लिए केवल 1/3 सदस्य अगर शिकायत करते हैं अनुविभागीय अधिकारी से, कलेक्टर से, संचालक पंचायत अधिकारी से, इनको हटा दिया जाता है। लेकिन सरपंच, उप सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, इनको अगर हटाना है तो इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अगर 1/3 सदस्य का क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, है ना। जैसे सरपंच और पंच को हटाना है तो शिकायत किसके द्वारा किया जाएगा? पंचों के द्वारा किया जाएगा। या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, वो पंचों के द्वारा लाया जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या होगा? बैठक होगा। तो वो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार ये अध्यक्षता करता है। ठीक, इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 1/3 सदस्य क्या करेंगे? शिकायत करेंगे या उसके लिए क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। तो लाया जाएगा तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक होगा। तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करेगा। कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करता है अध्यक्षता। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए
जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। कितने सदस्यों के द्वारा? 1/3 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा। और उस अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्षता करेगा कौन? कलेक्टर। उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। अब ये हटाने के लिए इनके लिए क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, पंच को हटाना है तो क्यों हटाना है, कैसे हटाना है, उस पर क्या होगा? बहस होगा। इसको हटाना है तो ये क्या क्या गलत काम कर रहा है वो ये भी अपना पक्ष रखेगा। तो ऐसा सब इस पर क्या होगा? बहस होगा। और बहस के बाद बहुमत होगा, है ना, वोट होगा। तो बहुमत जो है हटाने के लिए बहुमत जो है वो उपस्थित सदस्य का 3/4 होना चाहिए। उपस्थित सदस्य का कितना होना चाहिए? 3/4। जो कुल सदस्य के 2/3 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, है ना। जो बहुमत है वो उपस्थित सदस्य का कितना होना चाहिए? उपस्थित सदस्य का 3/4। जो कुल सदस्य का 2/कितने से 3 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि आपके पंच में कितने पंच हैं? 12 पंच हैं, है ना। आपके पंचायत में कितने पंच हैं? 12 पंच हैं। इन्हीं के द्वारा क्या लाया जाएगा? 1/3। 12 का 1/3 कितना होगा? 4 सदस्य। तो 4 पंच के द्वारा क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। 4 या 4 से ज्यादा, लेकिन मिनिमम कितने पंच होने चाहिए? 4 पंच के द्वारा क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में बैठक होगा? नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में बैठक होगा। अब उस पर बहस होगा। बहस होने के बाद अब वोटिंग किया जाएगा। तो 12 का 3/4, 4 तिया 12 यानी 9 पंच। 9 पंच, है ना। 9 से ज्यादा पंच जो है पहले उसको क्या बोलेंगे? हामी भरेंगे, है ना। और ये जो 9 पंच है ये कुल सदस्य का 2/3 कितना हो गया? 8। तो उससे ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है, ज्यादा है। तो ऐसा अगर मान लो बहुमत होता है तो उस सरपंच को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अगर इन बैठक में इस तरह से बहुमत पास होता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के लिए पास हो जाता है, तो सरपंच को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो हटाया किसके द्वारा जाएगा? हटाया जाएगा सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष को कलेक्टर के द्वारा, जनपद पंचायत अध्यक्ष को कलेक्टर के द्वारा, और जिला पंचायत अध्यक्ष को किसके द्वारा? संचालक पंचायत अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। क्लियर है। तो यदि किसी भी सरपंच या उप सरपंच, किसी भी जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरपंच और उप सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी हटाएगा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को कलेक्टर हटाएगा, और जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन हटाएगा? संचालक पंचायत अधिकारी जो है उसको हटाएगा। क्लियर है। अब ये हट गए। उसके बाद इस सरपंच को लगता है कि मेरे लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो गलत है, तो जिस दिन इसको हटाया जाएगा उसके 7 दिन के अंदर ये किससे शिकायत करेगा? कलेक्टर से शिकायत करेगा। ये किससे शिकायत करेगा? कलेक्टर से शिकायत करेगा। और कलेक्टर इसकी जांच करेगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, कि वो सही था कि गलत था। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष को लगता है कि उसके साथ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो गलत है, तो वो 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर, है ना, 10 दिन के अंदर शिकायत करेगा। किससे? संचालक पंचायत अधिकारी से। संचालक पंचायत अधिकारी से शिकायत करेगा और ये भी 30 दिन में जांच करके देगा कि सही हुआ कि गलत हुआ। इसी तरह जिला पंचायत के अध्यक्ष को यदि लगता है तो 15 दिन के अंदर शिकायत करेगा। किससे? राज्य सरकार से। और राज्य सरकार जो है 45 दिन के अंदर जांच करके देगा कि सही हुआ कि गलत हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से ये जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों को हटाया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने भाग 9 को पूरा पढ़ लिया। जितने अनुच्छेद उसको पढ़ लिया, उनको शपथ दिलाना, उनको पद से हटाना, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ लिया है ना। तो इस तरह से हमारा पंचायती राज भाग 9 समाप्त होता है। और कल हम जो है भाग 9 का स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।